Hello friends, my name is Reena Sain and welcome to my YouTube channel RBS Official। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो कल मैंने आपको करवाया था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको काल विभाजन करवा दिया था, जिसमें आपको 4 कालों में बांटा गया था। ठीक है, तो उस तरीके से जो काल है वो अब हम करेंगे। तो आज हम करेंगे आदिकाल। ठीक है, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, ग्रंथ एवं ग्रंथकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को है ना आदिकाल की कल मतलब कुछ चीज़ें बता दी थी। ठीक है, वो आज मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आज हम पूरा आदिकाल करेंगे। देखिए, आदिकाल के अन्य नाम और उनके नामकरण करने वाले कवि। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और यहीं पे हमने कल फिनिश किया था। देखिए, आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? वो थे हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसको? आदिकाल को। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल संस्कृति आयन जी ने कहा है। चारण काल, चारण काल किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। इनको याद रखना फ्रेंड्स, इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनते हैं आदिकाल से। ठीक है, उसके बाद देखिए आरंभिक काल, आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया है? मिश्र बंधु जी के द्वारा कहा गया है। प्रारंभिक काल और शून्य काल, गणपति चंद्रगुप्त। देखो, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, आरंभिक और प्रारंभिक ध्यान रख लेना। आरंभिक काल मिश्र बंधु और आरंभिक काल और शून्य काल जिसको कहा जाता है वो है गणपति चंद्रगुप्त जी के द्वारा। संधि काल, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा जाता है और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, एक ये वीर काल है, ये मतलब कि यहाँ से छूट गया था तो मैंने बाद में लिख दिया। वीर काल किसको कहा जाता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था वीर काल को, आदिकाल को। ठीक है, वीर काल कहा था आदिकाल को। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। नोट करके लिखा हुआ है कि इसमें डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता है। किसमें? जो कि हमारी आदिकाल है। डिंगल पिंगल क्या होती है? देखो, डिंगल भाषा वो होती है जो कि ना हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, यानी कड़वी कर्कश वाणी जो होती है डिंगल में होती है। ठीक है, अगर ये कड़वी थी ना तो इसीलिए क्या कर दिया, ये जो है लुप्त होती चली गई, लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। पिंगल भाषा जो होती है ना वो लोगों को अच्छी लगती थी, कर्णप्रिय थी। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, इस भाषा का विकास होता गया और विकास होके फिर ये क्या है, ब्रिज भाषा में मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भाई आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। इंपॉर्टेंट है, आदिकाल में कौन कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये पढ़ते हैं। देखिए, दलपति विजय, दलपति विजय की रचना कौन सी है? ये है हमारी खुमान रासो। ठीक है, दलपति विजय जी ने कौन सी लिखी है? खुमान रासो लिखी है। चंद्र बरदाई ने कौन सी लिखी है भाई? पृथ्वीराज रासो लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आई भी हुई है पेपर में, तो आप इसको ध्यान रख के चलोगे। ठीक है, दलपति विजय की कौन सी है? खुमान रासो है। चंद्र बरदाई की कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार हैं ये कौन? चंद्र बरदाई। और किसके लिए है ये? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने पृथ्वीराज रासो जो अपनी रचना लिखी है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और महाकाव्यकार हो गए हमारे चंद्र बरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो लिखे हैं जिसने। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे भी यही रचनाएं। देखिए, नरपति नालय, नरपति नालय किसके द्वारा लिखी गई? नरपति नालय जो है इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? बीसलदेव रासो लिखी है। ठीक है, नरपति नालय ने बीसलदेव रासो लिखी है। जगनिक ने कौन सी लिखी है? परमाल रासो लिखी है, जो कि आलाखंड में है। ठीक है, शांगधर ने क्या लिखी है? हमीर रासो लिखी है। नल सिंह भाट ने विजयपाल रासो। देखो, ये रासो रासो वाले हैं ना, ये चारों आपने अच्छे से याद करनी है, आप कंफ्यूज मत होना। देखो, एक तो है पृथ्वीराज रासो, वो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। बीसलदेव रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नालय के द्वारा लिखी गई है। परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? जगनिक के द्वारा लिखी गई है। हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई है? शांगधर के द्वारा लिखी गई है। और विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नल है सिंह भाट के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। विद्यापति, विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है, लिखनावली है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। सरहपा, सरहपा के द्वारा कौन सी लिखी गई है? दोहा कोश लिखी गई है। ठीक है, अब है ना एक और है भाई, सरहपा के अलावा एक कणहपा है, तो उन्होंने कौन सी लिखी थी? ये इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ। जो कणहपा है उन्होंने लिखी थी
कणहपा गीतिका। ठीक है, तो कणहपा गीतिका किसके द्वारा लिखी गई थी? कणहपा जी द्वारा लिखी गई थी। तो आप इसको है ना नाम से भी पहचान सकते हो, ठीक है, कि कणहपा की कौन सी है? कणहपा गीतिका। ठीक है, तो ये इसमें है ना लिखना रह गया था, तो इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। फिर है स्वयंभू। स्वयंभू ने कौन सी लिखी थी भाई? पौंचर्यू लिखी थी और अरिष्टनेमी चरित लिखी थी। केदार भट्ट। केदार भट्ट ने कौन सी लिखी है? जयचंद प्रकाश। केदार भट्ट ने कौन सी लिखी है? जयचंद प्रकाश। उसके बाद है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने कौन सी लिखी है? संदेश रासक लिखी है। ठीक है, याद रख लेना, ऐसे संदेश नहीं आएगा तो ऐसे संदेश आएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ऐसे संदेश आएगा, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है चर्यापद। चर्यापद कौन सी किसकी है भाई? चर्यापद है शबरपा की। ठीक है, चर्यापद किसकी है? चर्यापद है शबरपा की। उसके बाद जो श्रावकाचार है भाई, श्रावकाचार देवसेन, तो ये किसकी है? जो देवसेन है उनकी है श्रावकाचार रचना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते, एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी है भाई। देखो, दलपति विजय है वो खुमाण रासो की है। चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज रासो की है। चंद्रबरदाई जो है वो क्या है? प्रथम महाकाव्यकार है ये, और इनकी रचना प्रथम महाकाव्य कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, अब देखो नरपति नाहले। नरपति नाहले की कौन सी है? बिसेल देव रासो है। जगनिक किसकी है? परमाल रासो। जगनिक जो है इनकी कौन सी रचना है? परमाल रासो है, जो कि आलाखंड में दिखती है। शांगधर की कौन सी रचना है? हमीर रासो है। नल है सिंह भाट की विजयपाल रासो है। विद्यापति की कीर्तिलता कीर्तिपदा का पदावली लिखनावली। सरहपा की दोहा कोश है। स्वयंभू की कौन सी है? पौंचर्यू और अरिष्टनेमी चरित। केदार भट्ट की जयचंद प्रकाश। ठीक है, और जो ये क्या नाम है, अब्दुल रहमान की कौन सी है? संदेश राशक है। चर्यापद की है शबरपा और देवसेन की है श्रावकाचार। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आदिकाल देखिए। आदिकाल के में क्या दिया कि आदिकाल में 3 प्रकार की कृतियाँ पाई जाती हैं। आदिकाल में 3 प्रकार की कृतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? धार्मिकतापूर्ण। ठीक है, धार्मिकतापूर्ण क्या है कि धर्म के बारे में चर्चा की गई है। आदिकाल में धार्मिकतापूर्ण पाई जाती है क्योंकि उसमें धर्म के बारे में चर्चा की गई है। वीरगाथापूर्ण क्योंकि उसमें वीरों की कहानी बताई गई है। और श्रृंगारपूर्ण क्योंकि इसमें नायक एवं नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो ये 3 प्रकार की क्या बताई गई है? कृतियाँ बताई गई, धार्मिकतापूर्ण, वीरगाथापूर्ण और श्रृंगारपूर्ण। ठीक है, नाम से याद रख लेना, धार्मिकता से धर्म के बारे में चर्चा की गई होगी। वीरगाथा पूर्ण वीरों की कहानी बताई गई होगी। वीर गाथा यानी वीरों की गाथा कहानी। ठीक है, और श्रृंगार पूर्ण श्रृंगार के बारे में, नायक नायिकाओं के श्रृंगार के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब देखिए 2 प्रकार की शैली का यूज़ किया गया है। 2 प्रकार की शैली कौन सी है? सबसे पहले डिंगल, और एक मैंने आपको बताई थी पिंगल। डिंगल शैली क्या होती है? इसमें कर्कश वाणी का प्रयोग किया जाता है, यह विलुप्त होती गई। ठीक है, यानी कि अगर कड़वी होगी वाणी तो वो क्या है, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी तो वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिंगल जो है ये क्या हो गई है? विलुप्त होती गई है। उसके बाद आगे देखते हैं जो पिंगल शैली है। पिंगल शैली कौन सी है भाई? यह कर्णप्रिय वाणी कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि है ना जो डिंगल है वो तो कर्कश वाणी थी। ठीक है, लेकिन यह कर्णप्रिय यानी कि कानों को प्रिय लगने वाली, अच्छी लगने वाली वाणी जो कही जाती है, कौन सी? पिंगल शैली जो होती है। लोगों को यह वाणी लोकप्रिय थी, अच्छी लगती थी, और इसी कारण इसका क्या है? विस्तार होता गया, और ये जो कहानी है ये बढ़ती चली गई, और आगे जाकर क्या हुआ? ब्रिज भाषा में ये मिल गई। तो आज की ब्रिज भाषा जो है वो पिंगल शैली से बनी हुई है। ठीक है, 2 प्रकार के काव्य बताए हैं। कौन कौन से काव्य है भाई आदिकाल में? 2 प्रकार के, एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा क्या होता है? हमारा मुक्तक काव्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रबंध काव्य देखो, प्रबंध काव्य में क्या होता है? जब कोई पुस्तक या काव्य शुरू से आखिरी तक एक कहानी की तरह जुड़ी रहती है और एक ही छंद से जुड़ी रहती है, उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा एक 6th क्लास की है ना पुस्तक है। ठीक है, 6th क्लास की हिंदी की बुक है। एक तो है बसंत, ठीक है, आपने देखा होगा, और दूसरी क्या है? दूसरी होती है बालराम कथा। ठीक है, तो जो बालराम कथा है आपने देखी होगी, उसमें क्या है कि भाई जिस प्रकार से जो राम जी के बचपन की बातें की गई हैं, ठीक है, और जो उनकी बातें की गई, तो वो शुरू से लेके
और वो लास्ट तक क्या है, एक कहानी की तरह जुड़ी हुई है, ना कोई उसमें क्वेश्चन आंसर दिखा रखे हैं, ना चैप्टर फिनिश दिखा रखा है। तो वो चैप्टर 1 से लेके अध्याय 1 से लेके और लास्ट तक क्या है, एक ही कहानी में जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से वो कौन सी विधा में लिखा गया, वो प्रबंध काव्य में लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये पता लगाना चाहिए कि भाई कौन सा काव्य प्रबंध काव्य है, कौन सा मुक्तक काव्य है। क्या है प्रबंध काव्य में कि जब कोई पुस्तक या काव्य शुरू से आखिरी तक एक ही कहानी से जुड़ी रहती है और एक ही छंद से जुड़ी रहती है, तो वह प्रबंध काव्य होता है। ठीक है, रासो साहित्य। अब प्रबंध काव्य में रासो साहित्य लिखा गया कौन सा, जो कि पृथ्वीराज रासो है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, मैंने आपको बताया था, पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रप्रदा जी के द्वारा। ठीक है, अब जो ये कृतिलता और कीर्ति पताका है, ये दोनों रचना किसकी है, विद्यापति जी की हैं। ये दोनों रचना किस में लिखी गई है, प्रबंध काव्य में लिखी गई हैं। ये याद रखना है कि विद्यापति जी की कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है, ये दोनों ही प्रबंध काव्य में लिखी गई है। ठीक है, जो कीर्ति पताका है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, देखो जो कीर्ति पताका है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, और जो कीर्तिलता है ये अवहट भाषा में लिखी गई है। तो हमें इनकी भाषा भी याद रखनी चाहिए। कीर्तिलता अवहट भाषा में लिखी गई है, कीर्ति पताका जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। अब देखो ये हो गया हमारा प्रबंध काव्य। अब देखो मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में क्या कहा गया है कि यह एक छोटी सी रचना होती है। देखो वो तो एक कहानी की तरह होती है, कौन सी, प्रबंध काव्य, लेकिन जो मुक्तक काव्य है एक छोटी सी रचना होती है जो अपने आप में परिपूर्ण होती है। यानी कि ये कोई ऐसी रचना नहीं होती कि भी बड़ी है कहानी की तरह, ये छोटी सी रचना होती है और अपने आप में क्या होती है, परिपूर्ण होती है। इसको किसी भी चीज़ की छंद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए रचनाएं, इनमें रचनाएं कौन सी होती हैं, अमीर खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, जो मुक्तक काव्य में कौन कौन सी मुक्तक काव्य में लिखी गई है, तो वो कौन है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं, सिद्ध और नाथ की रचनाएं हैं, विद्यापति की पदावली है, ये सारी मुक्तक काव्य में लिखी हुई है। पदावली देखो विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका प्रबंध काव्य में है, लेकिन जो पदावली है ये क्या कौन से काव्य में है, मुक्तक काव्य में लिखी गई है, याद रखना। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और जो सिद्ध है, नाथ है, ये इनकी रचनाएं, सिद्ध नाथ भी किस में आते हैं, ये भी हमारे इसी में ही आते हैं, किस में, जो आदिकाल है उसमें आते हैं। तो ये इनकी रचनाएं जो हैं किस में लिखी गई हैं, इनकी रचनाएं मुक्तक काव्य में लिखी गई हैं। ठीक है, अमीर खुसरो को अबुल हसन व तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने हैं कि तोता ए हिंद, ठीक है, और अबुल हसन ये किसके नाम है, तो ये हमारे अमीर खुसरो के नाम है, तो इनको इन नामों से जाना जाता है। इनके गुरु कौन है, निज़ामुद्दीन औलिया हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है, निज़ामुद्दीन औलिया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खड़ी बोली जो है, सबसे पहले खड़ी बोली कौरवी बोली, यानी कि खड़ी बोली का ही नाम क्या है, कौरवी बोली है। मैंने आपको बताया है पहले, आपने वीडियो देखी होगी तो। सबसे पहले खड़ी बोली और कौरवी बोली का प्रयोग इन्होंने किया, किसने किया था, अमीर खुसरो जी ने ही किया था, इसलिए ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन माने जाते हैं, तो खड़ी बोली के आदि कवि कौन माने जाते हैं, हमारे अमीर खुसरो माने जाते हैं। इन्होंने गज़ल, पहेली, मुकरियाँ लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी हैं, गज़ल, पहेलियाँ और मुकरियाँ जो हैं ये अमीर खुसरो जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे है हमारा भाई, नहीं आगे तो भक्ति काल आ गया। भक्ति काल मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तो फिर आगे हम, आपने अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं आपको फिर भक्ति काल की वीडियो दूंगी। ठीक है, भक्ति काल करवाऊंगी तो आप वो भी देखते रहिएगा। आगे फिर भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, फिर उसके बाद आधुनिक काल आता है। तो इस प्रकार से हमारे जो काल हैं ये होते रहेंगे और हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हम करते रहेंगे। लेकिन पेपर से पहले सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।